चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं और उसमें एनालिसिस करेंगे। मैं फिज़िकल केमिस्ट्री का सेक्शन इसमें डिस्कस करूंगा, बाकी इनऑर्गेनिक के सर और ऑर्गेनिक के सर बाकी पार्ट्स को देखेंगे। तो बच्चों, जेई मेंस पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री 1 सितंबर, इसमें 1 सितंबर में बेटा एक ही शिफ्ट हुई थी, इवनिंग शिफ्ट, इसलिए शिफ्ट 2 यहाँ पे लिखा गया है। सेक्शन ए पर चलते हैं बच्चों। सेक्शन ए यानी कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखिए, आर्रहीनियस इक्वेशन की बात करी जाए तो हम ये जानते हैं K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA बाय RT हमारा होता है, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो बच्चों देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू, भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो EA बाय RT की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, EA बाय RT की वैल्यू, EA बाय RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस EA बाय RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। E की पावर माइनस EA बाय RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो K भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर आपसे ये थोड़ी ना बोला गया है कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। सीधे हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन लीनियर डायरेक्टली नहीं है, एक्सपोनेंशियल डायरेक्टली है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डायरेक्टली है। तो बेटा यहाँ पे पहली बात तो इंक्रीमेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ेगा। सेकेंड ग्राफ नहीं हो सकता, टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ रहा है। और लीनियर ग्राफ भी नहीं होगा, लीनियर ग्राफ होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ कौन सा है, तो पहला वाला जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला भी नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ग्राफ्स तो आपको अच्छे से आते ही हैं, कौन सा एक्सपोनेंशियल होता है, कौन सा हाइपरबोला, कौन सा पैराबोला। तो इसमें बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन ऑक्साइड इज। तो यहाँ पर Li2O, CaO, Na2O2, KO2, MgO और K2O। इसमें ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन में तो जानते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही रहेंगे। परऑक्साइड आयन में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे सारे। ये परऑक्साइड में भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, O2 2 माइनस। लेकिन यहाँ सुपर ऑक्साइड आयन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये सुपर ऑक्साइड आयन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें, π2p ऑर्बिटल में। इसके कारण यह पैरामैग्नेटिक होगा। द ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डेज। इसमें N2O5 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बीच में ऑक्सीजन आएगा। N2O3 की दो स्ट्रक्चर बनती हैं, एक में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होगा, एक में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड होगा। एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें भी अपन कंसीडर कर लेंगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। N2O4 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता ही है और N2O में भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है। इनका स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर है। ये कौन सा हो गया तुम्हारा N2O, ये N2O4 हो गया, ये N2O5 हो गया और ये N2O3 के दो स्ट्रक्चर हो गए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंपाउंड दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कंपाउंड इसमें दे रखा है एनिलीन की रिएक्शन K2Cr2O7 से करते हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा। देखो, ये जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब बेंजीन पर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, NH2 यहाँ पर क्या इफेक्ट शो करता है, +M शो करता है। तो ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। ऐसे केस में ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन से एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़े हों, ये कंपाउंड उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और कंपाउंड बनाता है ये वाला कंपाउंड, जिसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है ना। मतलब
यहाँ पर NH2 लगा दो या फिर OH लगा दो या फिर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, इन सभी कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम K2Cr2O7 से करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है नंबर सेकंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस केस में इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज पैरा बेंजोक्विनोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है नंबर 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो जैसे ये कंपाउंड होते हैं ये वाला, या फिर एक एलिफेटिक अमाइन हो या फिर एरोमेटिक अमाइन हो, स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट ऑलवेज एरोमेटिक अमाइन ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन से जो NH2 अटैच्ड है, यही कंपाउंड ऐसा होगा जो स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। ऐसा क्यों बनाता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये कंपाउंड हमें दे रखा था NaNO2 प्लस HCl से करेंगे तो NH2 हटेगा और डाइजोनियम आयन यहाँ पर बनता है, ये स्टेबल होता है। रीज़न, बेंजीन के पाई बॉन्ड इसके पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन में होने से यहाँ पर इस कार्बन के और इस एन के बीच में एक पार्शियल पाई बॉन्ड डेवलप होता है। चूंकि पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता है तो यहाँ से N2 लीव नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो एरोमेटिक अमाइन होते हैं वही स्टेबल डाइजोनियम आयन फॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द बिलो आर 2 स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड और ए कीटोन इन्वॉल्व्स अ प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म अ स्टेबल आयन। जैसा मैं समझ रहा हूँ तो स्टेबल जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे है अभी हम बात करेंगे। सेकंड की बात करें, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड और ए कीटोन यील्ड अमाइन एज फाइनल प्रोडक्ट। इनकरेक्ट, अमाइन नहीं बनता है, अमाइन नहीं बनता है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड दैट इज HCN टू एन एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन पे जब HCN करेक्शन कराते हैं तो अमाइन नहीं बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड होगा वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। देखिए ये रहा सॉल्यूशन। यहाँ पर जब ये कोई ग्रुप दे रखा हो, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो होगा क्या, Na प्लस और HSO4 माइनस में HSO4 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पर शिफ्ट होगा। तो इस C से जुड़ जाएगा HSO3, ये जुड़ा, एंड O पर माइनस, ये O पर माइनस आया। देन इसके बाद क्या होता है, ये O माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस की जैसे बिहेव करेगा और ये सल्फोनिक ग्रुप है स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव करेगा। तो होगा क्या, ये O माइनस इस H प्लस को ले लेगा, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। तो यही तो हमसे कहा गया था, जब यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा तो अल्टीमेटली ये कंपाउंड बनता है जो कि एक वाइट PPTB होता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो तो करेक्ट है। अब सेकंड पर आ जाए। सेकंड में दे रखा है यही एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन अगर हम HCN से कराएं तो कंपाउंड ये बनता है साइनोहाइड्रिन। जबकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या दे रखा है, अमाइन। अमाइन नहीं बनता है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट विथ आयोडीन इन बेसिक मीडियम टू गिव। आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और I2 को किस में रिड्यूस कर देगा, आयोडाइड आयन में, आयोडाइड आयन में रिड्यूस कर देगा। तो I2 को H2O2 बेसिक मीडियम में आयोडाइड आयन में रिड्यूस कर देगा। In the given chemical reaction, color of the Fa+2 and Fa+3 ion are respectively। तो ये अपन जानते हैं Fa+2 और Fa+3 आयन के जो एक्वस सॉल्यूशन में कलर हैं वो ग्रीन और येलो कलर होते हैं। तो Fa+2 आयन ग्रीन कलर का और Fa+3 आयन येलो कलर का रहेगा सॉल्यूशन में।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। 4 कंपाउंड हमें दे रखे हैं, बताना है कौन सा इसमें एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला एरोमेटिक होगा। कैसे एरोमेटिक होगा, इस वाले C के पास यहाँ पर इस केस में यहाँ पे लोन पेयर है, तो अगर हम काउंट करें तो इसमें 2 + 2 + 2 कितना आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। चूंकि अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में यहाँ पर हम बोलेंगे ये एरोमेटिक होगा, ठीक है, ये एरोमेटिक है। ओके, इसकी बात करें नंबर सेकंड की, तो नंबर सेकंड में यहाँ पर देखिए इसमें ये कंपाउंड दे रखा है नेफ्थलीन टाइप का है और ये अलग है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर हक्कल रूल हम इसी में अप्लाई करेंगे और इसमें टोटल आ रहे हैं 5 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो डबल करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर तो बड़ा अजीब सा है, क्वेश्चन सिंगल चॉइस दे रखा है और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक ये भी आ रहा है, एरोमेटिक ये भी आ रहा है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये तो एंटी एरोमेटिक है और इसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर तो एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखा जाए तो इसमें आंसर फर्स्ट भी होना चाहिए, आंसर फर्स्ट भी होना चाहिए और आंसर सेकंड भी होना चाहिए, दोनों आंसर होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हमसे कंपाउंड पूछा हुआ है। एक तरह से अगर हम कहें तो भाई ये तो कंपाउंड है और ये तो एक आयन है, ये तो एक एनायन है, ये तो इंटरमीडिएट है। तो अगर इंटरमीडिएट है तो हमसे इंटरमीडिएट की तो बात ही नहीं कर रहे, हमसे बात किसकी की जा रही है, कंपाउंड की। कंपाउंड तो ये है, तो एज पर द डेफिनेशन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। The crystal field stabilizes energy CFSE and magnetic moment spin only of an octahedral aqua complex of a metal ion M और ये +Z चार्ज है -0.8 डेल्टा O एंड 3.87। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे उसका 3.87 बोर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो इसमें Mn+4 में तो Mn+4 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3d3 3 अनपेयर्ड रहेंगे। कोबाल्ट +2 में भी 3d7 3 अनपेयर्ड होंगे। क्रोमियम +3 में भी और वेनेडियम +3 में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन तीनों में 3 अनपेयर्ड तो हैं लेकिन इनका CFSE वैल्यू इतना आना चाहिए। तो CFSE वैल्यू किसका आएगा, आप वेनेडियम +3 का निकालोगे तो CFSE तो आ गया -0.8 लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आया। कोबाल्ट आप +2 का निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका 3.87 हो गया और CFSE भी आ गया इसका -0.8 डेल्टा हो। तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट +2। उनका CFSE वैल्यू निकालोगे Mn+4 का और Cr+3 का, मैग्नेटिक मोमेंट तो आ जाएगा 3.8 आपका 7 bm, लेकिन CFSE नहीं आएगा। उनका CFSE कितना आएगा, -1.2 डेल्टा हो। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है T2z ऑर्बिटल में। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लैंग्वेज दे रखा है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कंपाउंड दे रखा है C3H6 एंड इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कर रहे हैं तो बन रहा है प्रोडक्ट A, देन KOI डाइल्यूट KOH बना रखा है B एंड C। बताना है द कंपाउंड B एंड C रेस्पेक्टली आर, हमें B और C की बात करनी है। तो यहाँ पर देखो इस केस में सबसे पहले C3H6 दे रखा है, तो C3H6 में DOU क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका कितना आएगा 1। और अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर ये साइक्लिक रिंग होगी। लेकिन अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखें रिएक्शन हमने वाटर से करानी है तो वाटर से रिएक्शन कौन करेगा,
डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड करेगा या साइक्लो एल्केन करेंगे तो रिएक्शन होती है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की। इट मीन्स ये 3 कार्बन का ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इट मीन्स दैट विल बी प्रोपीन। तो ये कंपाउंड प्रोपीन होगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका ये दे रखा है, जैसा मैंने कहा था प्रोपीन हमने लिया C3H6, रिएक्शन करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली इसका एडिशन होगा। इस वाले C पर OH आएगा, यहाँ पर H आएगा, कंपाउंड बनेगा 2 प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर दे रखा है KOI। तो ये कई बार कह रखा है कि KOI अगर कहीं लिखा है तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, KOH प्लस I2। तो बेसिकली ये रिएक्शन कौन सी हुई, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, 2 प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। क्या बनेगा, इसमें से यहाँ से अगर हम ब्रेक कर दें तो ये वाला जो कार्बन है ये तो बनाएगा आयोडोफॉर्म, तो CH3 से बनेगा आयोडोफॉर्म, और रिमेनिंग जो ग्रुप होगा इसका बनेगा सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये रहा CH3C डबल बॉन्ड O एंड K+। तो ये रहा यहाँ पर B, ये रहा यहाँ पर C। और अगर ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये रहा 3, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। दे रखा है इसके अंदर द स्टीरियोआइसोमर दैट आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांसब्यूटीन इज आर। भाई ट्रांसब्यूटीन का रिएक्शन हमें कराना है, किससे, ब्रोमीन से कराना है। बताना है क्या कंपाउंड बनेगा। ऑप्शंस दे रखे हैं 2 एनेंशियोमर्स, 2 एनेंशियोमर्स एंड 2 मिजोमर्स वगैरह। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड हमें दे रखा है वही दे रखा है, ट्रांस-2-ब्यूटीन दे रखा है। इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करते हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा। तो तुम्हें याद होना चाहिए यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सी फॉर्म है, ये है ट्रांस। पर अगर हम ब्रोमीन का एंटी एडिशन होता है तो सोचिए जब किसी ट्रांस पर एंटी एडिशन होगा तो मिलता क्या है, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, एरिथ्रो मिलता है। कैसे हमने ये बनाया, ट्रांस को लिया T से, एंटी को लिया A से, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है E, एरिथ्रो बनेगा। एरिथ्रो का मतलब जो एडिटिंग ग्रुप है जिसका एडिशन हो रहा है वो दोनों ग्रुप एक ही साइड में आएंगे। तो यहाँ पर एडिशन किसका हुआ, ब्रोमीन का हुआ। तो ये ब्रोमीन दोनों ही इस वर्टिकल लाइन के एक ही साइड में होगा। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, एरिथ्रोफॉर्म। रिमेनिंग पोजीशन पर यहाँ पर CH3 होंगे, यहाँ पर H होंगे। तो ठीक से अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर POS प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, 2 कायरल कार्बन है एंड POS भी है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, मिजोमर होगा, मतलब मीजो कंपाउंड होगा। तो मीजो कंपाउंड को हम मिजोमर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों ब्रोमीन राइट में है तो दोनों ब्रोमीन लेफ्ट में भी तो आ सकते हैं, लेकिन वो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे बिकॉज मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो भी आइडेंटिकल कंपाउंड ही तो होगा। तो इसका अगर अब हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसकी इसमें नंबर 3 को देखो क्या लिखा हुआ है, 2 आइडेंटिकल मीजोमर। मतलब 2 बन सकते हैं। ब्रोमीन को आप चाहें तो राइट में ऐड करें या लेफ्ट में ऐड करें, 2 बना तो दिए, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Identify the element for which electronic configuration in +3 oxidation state is। +3 oxidation state में configuration Ar3D5 किसका होगा, Fe का, Fe का होगा। बाकी Ro का होगा तो वो होगा Ar, आर्गन के नीचे क्रिप्टॉन Kr और 4D5 होगा। तो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar3D5। The potassium ferrocyanide solution gave a Prussian blue color when added to। तो ये पोटेशियम जो फेरोसाइनाइड है K4FeCN का होल 6 किसके साथ प्रोशियन ब्लू बनाएगा, Fe+3 आयन के साथ, Fe+3 आयन के साथ प्रोशियन ब्लू बनाएगा। ये रिएक्शन होगी Fe+3 आयन के साथ, इसका ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्रोशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा ये Fe4FeCN का होल 6 और पूरे का होल थ्राइस।
ये कोलाइड प्रिपरेशन मेथड है, केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं। तो यहाँ दे रखा है हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिकम्पोजिशन। तो ये तो आपका डबल डिकम्पोजिशन हो गया, आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइड बन गया, ये आपका डबल डिकम्पोजिशन हो गया। ये हाइड्रोलाइसिस हो गया फेरिक क्लोराइड का। फेरिक क्लोराइड का क्या हो गया यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? गोल्ड का फॉर्मेल्डिहाइड ने रिडक्शन कर दिया, गोल्ड का रिडक्शन हो गया यहाँ AU में। और यहाँ H2S सल्फर का क्या कर दिया इसने? SO2 ने ऑक्सीडेशन। वाटर सैंपल इज कॉल्ड cleanest on the basis of which one of the BOD value given below। तो ये NCERT में दे रखा है, कौन सा वाटर क्लीन होगा, पीने के लिए ठीक होगा, जिसका BOD वैल्यू 5 ppm से कम होगा। तो 5 ppm से कम BOD वैल्यू किसका है? किसका है 5 ppm से कम BOD वैल्यू? 5 ppm से कम BOD वैल्यू है किसका? 3। तो ये वाटर क्लीन होगा, पीने के लिए ठीक होगा। और पॉल्यूटेंट जो वाटर होता है उसका ppm 17 ppm से ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या दे रखा है? एक्सपेरिमेंटली रिड्यूसिंग अ फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। मतलब बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में नहीं आता है। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। ये H2PDC तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली काम में लेते ही हैं, ठीक है ना। H2PTC भी हम काम में लेते हैं, याद होगा हम पढ़ते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम सब क्या काम में लेते हैं? H2 के साथ PD भी लेते हैं, PT भी लेते हैं। अच्छा, जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? तो ये तीनों तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं। बट सोडियम के साथ अगर H2 दे रखा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में दे रखा है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड A मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O2 with a straight chain structure gives a C4 carboxylic acid A is। मतलब एक ऐसा इनमें से हमें कंपाउंड बताना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, C6H12O2 हो एंड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो और गिव्स C4 का मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हो। तो हमें A का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। A का रिएक्शन हमने करवाना है पहले किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जो भी कंपाउंड B बनेगा उसका फिर हमें करना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थोड़ा सा हिंट हमें यहाँ पर इससे मिल सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन रहा है तो B यहाँ पर क्या होगा? मतलब B ऐसा क्या कंपाउंड हो जिसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हो। तो B यहाँ पर एक अल्कोहल भी हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक यहाँ पर हो सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें। यहाँ पर हमने ये कंपाउंड लिया, इसमें दिस इज इथाइल ब्यूटारेट, ये हमने कंपाउंड लिया। इसकी रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन का ये एक 1 डिग्री अल्कोहल ये बना दिया और एक 2 कार्बन का ये अल्कोहल भी हमें मिलेगा, ठीक है। हमने इसको मान लिया यहाँ पर B। अब देखो इस B का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा ये पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा और फिर एल्डिहाइड वाला भी फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एक 4 कार्बन का स्ट्रेट
कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट था वो कौन था, ये वाला था। इसको हमने यहाँ पर माना कौन सा, रिएक्टेंट ए। तो अगर ऑप्शन से हम इसको मैच कराते हैं तो ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये रहा यहाँ पर इसका परफेक्ट आंसर, ये वाला बनेगा। ठीक है, यही रिएक्शन अगर हम इससे करेंगे तो हमें 4 कार्बन का एसिड नहीं मिलेगा, 3 कार्बन का एसिड मिलेगा। यहाँ से हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, सिर्फ 3 कार्बन का ही हमें एसिड मिलेगा, जबकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा हुआ है, 4 कार्बन का एसिड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Calamine and malachite respectively are the ores of। कैलामाइन और मेलाचाइड आपने देखा होगा। कैलामाइन क्या होता है, ZnCO3, जिंक का कार्बोनेट, तो जिंक का ओर हो गया। और मेलाचाइड आप जानते हो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, तो कॉपर का ओर हो गया। ये कैलामाइन है और ये मेलाचाइड है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। पॉलीमर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन पॉलीमर आर। कई बार आपसे कह रहेगा कि पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर हैं उनको बहुत अच्छे से रीड कर लो। इनमें से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत इजी वे में आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा नोवोलेक पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। डेक्रोन है, ग्लिप्टल वगैरह है, ये सब बहुत बहुत कॉमन पॉलीमर हैं। इनमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर हमसे बोला हुआ है डेक्रोन का पॉलीमर। डेक्रोन जो पॉलीमर होता है इसका मोनोमर क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल से एंड टेरेप्थेलिक एसिड से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ पर आ रहा है ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। ये देखिए, ये जो कंपाउंड होता है बेंजीन पर 1 और 4 पोजीशन पर जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका कॉमन नेम होता है टेरेप्थेलिक एसिड। की रिएक्शन करते हैं इथाइलिन, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पर इसमें 1 कार्बन हम कम कर देंगे, 2 कार्बन का होता है ये चेन, इधर OH इधर OH, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, इसका OH और इसका H, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप बनता है इसमें, और इसी को हम बोलते हैं डेक्रोन। तो डेक्रोन का जो पॉलीमर यहाँ पर बनेगा वो ये बनेगा, कौन सा, टेरेप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये रहा ऑप्शन नंबर 2, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारे सेक्शन बी का है। सेक्शन बी यानी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में दिया गया होगा, CuSO4.5H2O इज डिजॉल्व्ड इन डीआयोनाइज्ड वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीआयोनाइज्ड? मींस वहां पे डीआयोनाइज्ड वाटर यानी कि डिसोसिएशन नहीं हो रहा। डीआयोनाइज्ड वाटर मेक 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज x इंटू 10⁻³ बेसिकली आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया ये। तो मोल ऑफ CuSO4.5H2O मैं पहले बना लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 80, तो गिवन मास हो गया। मोलर मास इसका हो जाएगा 249.5। ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोल आ जाएंगे। नाउ अपने को कंसंट्रेशन बनानी है किसकी, CuSO4 की। तो जो CuSO4.5H2O के मोल होंगे वही मोल तो CuSO4 के भी होंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 80/249.5, और वॉल्यूम कितना दिया है, 5 लीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों 5। आपको इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। 80/249.5 मोलर मास हो गया, डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 64.117 इंटू 10⁻³ आएगा। और नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पे x ही निकालना है, x इंटू 10⁻³ तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64.117 आएगा। सॉरी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.064117 आएगा। तो इसको मैं 10 की पावर, देखो यहाँ 10⁻³ दिया हुआ है ना बच्चों, तो इसमें कन्वर्ट करूँगा तो ये जाएगा 64.117 इंटू 10⁻³ तो नियरेस्ट इंटीजर में कितना आंसर आ जाएगा आपका,
64 आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने यहाँ पे केवल CuSO4 का मोलर मास ले लिया होगा, वाटर को छोड़ दिया होगा, उनका आंसर जो है वो गलत आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या कह रहा है, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इन 0.1 mNaOH सॉल्यूशन इज इतना, द वैल्यू ऑफ x इज। तो बच्चों देखो यहाँ पे कॉमन आयन का केस लगेगा। NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सो इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, NaOH हो जाएगा, और NaOH किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों, Na+NOH- के अंदर इसका डिसोसिएशन होगा। अब यहाँ पे समझिए NaOH का अगर 0.1 m लेंगे तो Na+ और OH- दोनों के 0.1 m ही तो मिलेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों दोनों के 0.1 m। अब जिंक हाइड्रोक्साइड को आपने इसमें डाल दिया, तो जिंक हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस हो जाएगा। ये कैसे टूटेगा बच्चों, Zn+2 + 2OH- आयन में इसका डिसोसिएशन होगा। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो ये हो जाएगा S। ठीक है, अच्छा OH- पहले से 0.1 है और S इसका आएगा, तो इसका कितना आएगा 2S, यानी OH- आयन की टोटल कंसंट्रेशन आपको कितनी मिलेगी बच्चों, 0.1 + 2S मिलेगी। ठीक है, तो आपको S की वैल्यू निकालनी है, तो आइए फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो KSP की अगर बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Zn+2 की कंसंट्रेशन एंड OH- आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों S, और ये कितना हो जाएगा अपना 0.1 + 2S। अच्छा KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों अपने को, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2 × 10⁻20, 2 × 10⁻20 का मतलब क्या हो गया बच्चों, S की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो यहाँ से मैं S को नेग्लेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 0.1 + 2S को कितना लिख लेंगे, 0.1 ही लिख लेंगे, नेग्लेक्शन कर सकते हैं ना बच्चों। तो अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो आपका नेग्लेक्ट हो गया, ये तो आपका लगभग 0 हो गया। 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो S की बात करें तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻18। ठीक है, तो 2 × 10⁻18, तो x की वैल्यू सिंपली यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन और कॉमन आयन इफेक्ट, 2 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इतना, कंडक्टिविटी यानी आपको K की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू कितनी है 1.07 × 10⁻6 साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर, आगे बोला है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग मर्क्यूरी इज इतना ओम, तो R की वैल्यू दे रखी है 0.243 ओम आपको दिया गया है। then the cell constant is x × 10⁴ m inverse, the value of x is। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला याद करो, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/r × सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है अपना। ठीक है, क्या होता है, k इक्वल्स टू 1/r × सेल कांस्टेंट। यहाँ से अपने को सेल कांस्टेंट निकालना है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k × r, यूनिट का ध्यान रखेंगे सभी, है ना। यहाँ पे मीटर इनवर्स में है, यहाँ मीटर इनवर्स चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। k की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.07 × 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइमन मीटर इनवर्स यानी मीटर इनवर्स अपॉन मीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों अपने को, r की वैल्यू 0.243। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये देखो यहाँ पे आया ना, ये पलट के जाएगा, तो 26 × 10⁻4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 26 × 10⁻4 एंड यूनिट विल बी मीटर इनवर्स, क्योंकि सब मीटर में चल रहा था। तो अपने को यहाँ पे बच्चों 10⁻4 तो दिया ही है, तो x नियरेस्ट इंटीजर में कितना आ जाएगा बच्चों अपना, 26 आ जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों अपना, 26
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 2 सिल्वर आयंस इन दिस कॉम्प्लेक्स इज। तो बच्चों अपने को एक सिल्वर आयन का ये कॉम्प्लेक्स दिया है और एक सिल्वर आयन का ये कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया हुआ है और बोल रहा है कि भाई सिल्वर आयन का टोटल सम कितना होगा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के बनाया गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या है, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, और ये हो गया आपका AgCN होल ट्वाइस। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, डिसोसिएट कर लेते हैं। तो आगे वाला पार्ट बनेगा कैटायन और पीछे वाला पार्ट क्या बनता है बच्चों, एनायन बनता है। तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा AgCN होल ट्वाइस और इधर आ जाएगा माइनस। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, X प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल है तो 0 बराबर +1। तो यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1 आएगी। यहाँ चेक कर लेते हैं X, साइनाइड आयन पे -1 होता है, टोटल 2 है तो -2 बराबर -1। तो X की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आती है बच्चों, 1। यानी इन दोनों केस में यहाँ भी सिल्वर +1 में होगा और यहाँ भी सिल्वर +1 में होगा। तो उसने बोला है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो सम कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। The spin only magnetic moment value of B2 plus species is dash into 10 की पावर -2 बोर मैग्नेटॉन। तो B2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पाई 2p में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 1.73। और इसको जब आप लिखोगे इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये 173 इंटू 10 की पावर -2 बोर मैग्नेटॉन, 173 इंटू 10 की पावर -2 बोर मैग्नेटॉन इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 173। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2O4। ये अपने को रिएक्शन दी गई है। व्हेन डेल्टा S की वैल्यू बच्चों दी गई है आपको, डेल्टा H की वैल्यू दी गई है। ध्यान रखने वाली बात यह है डेल्टा H आपका किलोजूल में है एंड डेल्टा S विल बी इन जूल। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा G एट 298 केल्विन। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, गिव्स फ्री एनर्जी, सीधे फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S हो जाएगा। डेल्टा G की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू बच्चों किलो जूल में दे रखी है, -57.8। अच्छा आंसर किस में चाहिए अपने को, किलो जूल में, तो किलो जूल में रहने देता हूँ इसको, एंट्रोपी को चेंज कर दूंगा। -57.8 माइनस टेम्परेचर हो जाएगा 298 एंड डेल्टा S की वैल्यू ये -176 जूल है ना बच्चों, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो -0.176 किलो जूल हो जाएगा। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है छोटी, वो वैल्यू बड़ी आएगी। तो अपने से बोला क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जरा देखते हैं यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू -5.352 किलो जूल आएगी, ठीक है। -5.352 कितना आएगा, -5.352 आएगा, ठीक है। माइनस का आएगा ये डेल्टा जी हो गया। और मैग्नीट्यूड पूछा है और इंटीजर में पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड 5.352 होगा, इंटीजर के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम। अपने को कितना सोडियम दिया है बच्चों 8 ग्राम,
और उसमें नंबर ऑफ एटम्स बोले हैं इतने, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन। तो यहाँ से अपन मोल बना लेते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास 8/23, ये तो हो गया बच्चों मोल। और अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा बच्चों, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एटम्स इज इक्वल्स टू मोल कितना आ गया 8/23, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 दे रखी है बच्चों, 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 8 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 48 के लमसम आएगा ना, 8 5 40, 8 6 48/23 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो लमसम 2 इंटू 23 इंटू 46 होता है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, वैसे भी होल नंबर में लेना है। तो 2 इंटू 10⁻23 यानी नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अ 50 वाट बल्ब। तो बच्चों ये याद रखिए 1 वाट का जो बल्ब होता है ना, वो 1 जूल की एनर्जी पर सेकेंड रिलीज करता है। तो आपको 50 वाट का बल्ब दिया है, यानी एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है, 50 जूल पर सेकेंड, यानी ई की वैल्यू आपको कितनी दे दी है बच्चों, 50 जूल पर सेकेंड। चलिए बहुत अच्छे। एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो, ऑफ वेवलेंथ 795 नैनोमीटर। तो ध्यान रखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 795 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो गया। द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, n मान लेते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड है, बाय द बल्ब इज इतना, द वैल्यू ऑफ x इज। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लैंक्स फॉर्मूला, E इक्वल्स टू NHC बाय लैम्डा। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा अपना, E लैम्डा बाय SC हो जाएगा। आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50 जूल में होती है। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 795 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन h कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। नहीं दिया होता तो भी पता होता। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नहीं दिया होता तो भी पता होता। तो ये वैल्यूज़ हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 1.998 इंटू 10⁻20, ठीक है, तो ये कुछ लमसम 2 इंटू 10⁻20 के आसपास आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 1998.49 इंटू 10⁻17। तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों n की, 1998.49 इंटू 10⁻17। पर क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बच्चों कितना दिया है, यहाँ पे 2 नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे 20 है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो मिस प्रिंट है बच्चों। तो कितना है वहाँ पे 20 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.998 इंटू 10⁻20 और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका नियरेस्ट इंटीजर का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एन एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर वे 14.8 kg। तो जब हमारा सिलेंडर बच्चों क्या है, एम्प्टी है, तो उसका वेट कितना है 14.8 kg है। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हेन फुल इट्स वेट 29 kg। तो जब बच्चों ये फुल भरा हुआ होता है तो कितना होता है 29 kg होता है। यानी कि उसके अंदर जो गैस होती है बच्चों वो क्या कर लें अपन, फुल माइनस एम्प्टी कर लें, यानी 29 माइनस 14.8 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 14.2 kg। यानी बच्चों जो हमारा सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर फुल होता है तब तो, सॉरी एम्प्टी होता है तब इतना, फुल होता है तो इतना, और गैस कितनी हो गई 14.2 kg। चलिए बहुत अच्छे। आगे बोल रहा है शोज अ प्रेशर ऑफ 3.47 ATM। यानी इस केस में जो प्रेशर आता है वो आता है 3.47 ATM का आता है, ठीक है। आगे कह रहा है इन द कोर्स ऑफ यूज एट एम्बिएंट टेम्परेचर द मास ऑफ द सिलेंडर इज रिड्यूस टू 23 kg। अगर हम इसका यूज करते हैं
तो कह रहा है मास ऑफ द सिलेंडर रिड्यूस हो जाता है बच्चों 23 kg, ठीक है। अच्छा फुल भरने पे 29 था और रिड्यूस हो रहा है 23, तो मास ऑफ गैस यूज्ड, मास ऑफ गैस यूज्ड कितना हो जाएगा बच्चों, दोबारा ध्यान दो, फुल भर रहा था तो 29 और यूज करने के बाद कितना है 23, यानी कि कितना हो गया 6 kg, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 6 kg गैस आपकी यूज हो गई, ठीक है। अच्छा टोटल गैस कितनी थी 14.2, उसमें से यूज कितनी हो गई 6, तो मास ऑफ गैस लेफ्ट कितना हो गया बच्चों, तो कितना था 14.2, ठीक है। इसमें से अपन 6 kg माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8.2 kg गैस जो है वो आपकी रिमेनिंग रह जाएगी, ठीक है। द फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज, आपको प्रेशर निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT। तो अगर सब केसेस में बात करी जाए बच्चों, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं वो नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर की अगर बात करी जाए तो वो चेंज हो रहा है आपका। अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। अच्छा मोल्स ऑफ गैस पहले कितने थे 14.2 kg के हिसाब से थे, अभी कितने हो जाएंगे 8.2 kg। अच्छा यहाँ पे मैं n को क्या लिख सकता हूँ, देखना इसको PV इक्वल्स टू W/mRT भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो गया आपका, ये वेरी करेगा। वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा। वेट पहले 14.2 था, बाद में 8.2 हो गया, तो वेट चेंज होगा। मोलर मास कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ही, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो बेसिकली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, ठीक है। अच्छा पहले प्रेशर कितना था 3.47, बाद में कितना हो गया P2 हो गया। पहले वेट कितना था बच्चों 14.2 kg, kg में ही चलने दो, और बाद में कितना हो गया लेफ्ट 8.2। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए बच्चों ये रिलेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया था 3.74 अपॉन P 14.2 अपॉन 8। यहाँ से जब हम P2 को सॉल्व करेंगे तो 2.003 मिलेगा, यानी यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी होगी 2.003 ATM, क्योंकि ये 3.47 ATM था। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना आंसर हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, अ पेप्टाइड सिंथेसाइज बाय द रिएक्शंस ऑफ वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ द ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड एंड हिस्टिडीन विल हैव ब्लैंक स्पेस और फिर देखा पेप्टाइड लिंकेज। भाई यहाँ पर हमें कितने एमिनो एसिड दे रखे हैं, देखिए हमें यहाँ पर 4 एमिनो एसिड दे रखे हैं। कौन कौन सा, ग्लाइसिन दे रखा है, ल्यूसीन दे रखा है, एस्पार्टिक एसिड एंड हिस्टिडीन दे रखा है। तो इन चारों के जब कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें टोटल यहाँ पर 3 पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे। देखो पहला लिंकेज बनेगा ग्लाइसिन एंड ल्यूसीन का, ये फर्स्ट रहा। सेकंड बनेगा ल्यूसीन एंड एस्पार्टिक एसिड का, और थर्ड होगा एस्पार्टिक एसिड एंड हिस्टिडीन का। तो यहाँ पर टोटल 3 पेप्टाइड लिंकेज हमें मिलेंगे। और ये रहा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाला ये हमने लिखा यहाँ पर, ये लिखा ग्लाइसिन, उसके बाद ये वाला पार्ट क्या होगा ल्यूसीन होगा, उसके बाद वाला ये पार्ट होगा एस्पार्टिक एसिड, और लास्ट वाला क्या होता है हिस्टिडीन होता है। तो टोटल जो पेप्टाइड बॉन्ड हमें यहाँ पर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3।